मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और आज हम इस वीडियो में इस लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे गुप्तोत्तर काल के बारे में। यानी कि गुप्तोत्तर काल जो था, जो गुप्त वंश था, उसके पतन के बाद उसका क्या हो गया, डिवाइडेशन हो गया, वो कई भागों में टूट गया। और जब वो कई भागों में टूट गया तो हूण, बल्लवी हुआ या फिर कुषाण हुए, इनके रूप में जगह जगह नए शक्ति केंद्रों का क्या हुआ, उद्भव हुआ। और उन्हीं को हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर गुप्तोत्तर काल में, यानी कि जब गुप्त वंश का पतन हो गया, क्योंकि गुप्त वंश हम पहले पढ़ चुके हैं, तो गुप्त वंश के बाद जो गुप्तोत्तर काल है, इसमें इस वंश के पतन के बाद बहुत सारे क्षेत्रों में क्या है, नई नई शक्तियों का उदय हुआ। और इन नई नई शक्तियों के उदय के साथ ही एक नए संघर्ष की भी शुरुआत हो गई, क्योंकि प्रत्येक उठा हुआ वंश अपनी सत्ता को विकसित करने के लिए, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए संघर्ष का माध्यम अपना रहा था। तो स्वाभाविक है उनके बीच में आपसी संघर्ष होना अनिवार्य था। तो गुप्तोत्तर काल को आप बड़े आराम से, बड़े ध्यान से अध्ययन कीजिए, ठीक है। तो समझिए गुप्तोत्तर काल, ठीक है। गुप्तोत्तर काल, देखिए गुप्तोत्तर काल जो है वो कई भागों में डिवाइड हो गया, मैंने आपको बताया। जैसे कि अगर हम सबसे पहले इसको माने तो सबसे पहले मालवा में किसके नेतृत्व में, यशोवर्धन, ठीक है। मालवा का यशोवर्धन। नंबर 2 पर अगर हम बात करें बल्लवी का, कहां का, बल्लवी। तो बल्लवी में कौन सा वंश था, बल्लवी का मैत्रक वंश। कौन सा वंश, ये मैं डिवाइडेशन बता रहा हूं। पतन के बाद ये जो वंश थे वो क्या है, अस्तित्व में आए। 3 पर आप लोग हूणों को शामिल कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा संघर्ष रहा है इनका भी, और सत्ता में जमे रहने के लिए संघर्ष अनिवार्य है। और उसके बाद आप वर्धन राजवंश को ले सकते हो, वर्धन राजवंश। वर्धन राजवंश कहाँ से संबंधित है, तो थानेश्वर, ठीक है। आगे अध्ययन करेंगे इसका। कन्नौज का मौखरी वंश, और 5 हो गए। और अंतिम लिख लीजिए आप, एक उत्तरकालीन गुप्त, उत्तरकालीन गुप्त। उत्तरकालीन जो गुप्त हैं उनके बारे में, तो मालवा का यशोवर्धन, बल्लवी का मैत्रक वंश, हूण, वर्धन राजवंश थानेश्वर, कन्नौज का मौखरी वंश, और उत्तरकालीन जो बुद्ध है उसके बारे में, ठीक है। तो आप लोग उतार लीजिए गुप्तोत्तर काल, और यहां पे लिख लेना गुप्त वंश के पतन के बाद, गुप्त वंश के पतन के बाद, ठीक है, ये स्थिति बनती है। तो फटाक से इसको उतारिए कि गुप्तोत्तर काल टुकड़ों होने के बाद इनमें डिवाइड हो गया। फिर हम इनको एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं। चलिए अब देखिए, हम सबसे पहले जो मालवा का यशोवर्धन है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो सामान्य जानकारियां हैं मैं वो आपको बताता चलूंगा। देखिए, इसके द्वारा राजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि जो है वो धारण की गई, मालवा का यशोवर्धन, ठीक है। तो लिखना है इसके द्वारा। अब आप लोगों को ये तो मालूम होगा ना मालवा कहाँ पड़ता है। आप लोग राजस्थान में जब नीचे उतरोगे, जो पहले जो क्षेत्र था ये आपके कोटा से नीचे लेके, और जो ये ग्वालियर के मध्य का पूरा क्षेत्र था, झालावाड़ के पूरा जो क्षेत्र था, ये मालवा का क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। तो इसके द्वारा
इसमें उसके शासक की क्षमता के अनुसार क्षेत्रों में बढ़ोतरी और उनमें कमी होती रहती थी। इसके बाद देखिए, इसके द्वारा राजाधिराज और परमेश्वर की उपाधियां धारण की गई। ठीक है, तो कौन कौन सी उपाधि इसके द्वारा धारण की गई? इसके द्वारा राजाधिराज और परमेश्वर की उपाधियां जो हैं इसके द्वारा धारण की गई। इसने क्या किया था? 532 ईस्वी में विजय स्तंभ स्थापित किया था। ईस्वी में विजय स्तंभ स्थापित किया था। ठीक है, कब स्थापित, क्या स्थापित किया? विजय स्तंभ स्थापित किया। कब किया? 532 ईस्वी में इसके द्वारा विजय स्तंभ स्थापित किया। इसके 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। देखिए, किसी भी जानकारी के लिए किसी भी साक्ष्य का मिलना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसके 2 अभिलेख जो हैं वो प्राप्त हुए हैं, जिनमें से मंदसौर स्तंभलेख जो है, मंदसौर स्तंभलेख, मंदसौर स्तंभलेख मालवा। ठीक है, तो मंदसौर स्तंभलेख शासन की जानकारी प्रदान करता है। जानकारी प्रदान करता है। कौन सा? मंदसौर स्तंभ लेख जो है, इसके जब इसने मालवा पर शासन किया था तो उसकी जानकारी ये क्या करता है? प्रदान करता है। अब देखिए, इसके द्वारा एक बात कही गई है कि जो कश्मीर का शासक था, क्या नाम था? मिहिरकुल, उसको भी इसके द्वारा परास्त कर दिया गया। ऐसी जानकारी इसके द्वारा बताई गई है कि हमारे द्वारा मिहिरकुल को क्या किया दिया गया? परास्त कर दिया गया, जो कि शिव के अलावा किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाता था। तो ये बात आपको याद रखनी है, केवल ये बात कही गई है। ठीक है, यशोवर्धन के द्वारा कश्मीर के शासक, यशोवर्धन के द्वारा कश्मीर के शासक, क्या नाम था कश्मीर के शासक का? मिहिरकुल। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। मिहिरकुल को परास्त किया गया। मिहिरकुल को परास्त किया गया, जो शिव के अलावा, जो शिव के अलावा किसी के सामने सिर नहीं झुकाता था। शिव के अलावा किसी के सामने सिर नहीं झुकाता था। ठीक है, उतारो जल्दी ओनली फॉर, इसको मिटाते हैं फिर आगे लिखते हैं। मिटाते हैं इसको। तो मालवा का यशोवर्धन, इसके द्वारा राजाधिराज परमेश्वर की क्या की गई? उपाधि जो है इसके द्वारा धारण की गई। 532 ईस्वी में विजय स्तंभ क्या किया गया? स्थापित किया गया।
2 अभिलेख इसके जो हैं वो क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, जिनमें से मंदसौर स्तंभ लेख पर इसकी क्या मिलती है, शासन प्रधानता की जानकारी मिलती है। यशोवर्धन के द्वारा कश्मीर के शासक मेहरकुल को क्या किया गया, परास्त किया गया, जो कि शिव के अलावा किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाता था, वो शिव भक्त था। ठीक है, लेकिन ये सारी बातें सत्य प्रतीत नहीं होती, क्योंकि इसको बालादित्य ने क्या किया था, परास्त किया था। आप लोग लिख लेना कि यशोवर्मन को बालादित्य के द्वारा परास्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये मालवा का यशोवर्धन वंश है। क्या है, मालवा का यशोवर्धन वंश है। चलिए अब देखिए मैत्रक वंश के बारे में बात करते हैं। मैत्रक वंश कौन सा वंश, मैत्रक वंश। देखो मैत्रक वंश का सीधा सा संबंध कहां से है, तो इसका संबंध है गुजरात से। कहां से है, गुजरात से है। और मैत्रक वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो भट्टारक को माना जाता है। ठीक है, तो मैत्रक वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो भट्टारक को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है, भट्टारक को माना जाता है। ये क्या थे, ये शैव मत के समर्थक थे, शैव मत के समर्थक। लेकिन हेनसांग ये बात बोलता है कि ये बौद्ध धर्म के समर्थक थे। ये कोष्टक में लिख लेना, हेनसांग ने इनको बौद्ध धर्म का समर्थक माना है। ठीक है, क्या माना है, बौद्ध धर्म का समर्थक माना है। ठीक है, ये लोग परम माहेश्वर, क्या, परम माहेश्वर, परम माहेश्वर घोषित करते थे। ये स्वयं को क्या घोषित करते थे, तो ये स्वयं को परम माहेश्वर क्या है, घोषित किया करते थे। ठीक है, अब देखिए इन्होंने वल्लभी को क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। वल्लभी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, किसको राजधानी बनाया, तो इनके द्वारा वल्लभी को अपना क्या बनाया गया, राजधानी बनाया गया। तो ये मैत्रक वंश के बारे में छोटी सी जानकारी, आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए ताकि आपको पता चले मैत्रक वंश, वल्लभी, ये क्या स्थिति थी इसकी। हो गया, मिटा दें इसको। मैत्रक वंश गुजरात, राजधानी इन्होंने अपनी वल्लभी को बनाया। ठीक है, चलिए देखिए अब देखते हैं, हम बात करते हैं हूणों के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं, हूणों के बारे में बात करते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि हूणों के द्वारा भारत पर कई आक्रमण जो हैं वो किए गए, भारत पर कई आक्रमण किए गए और एक बब्बर जाति के रूप में इसकी पहचान उस समय बनी हुई थी। तो इसके शासक कौन कौन थे, कैसे कैसे इनके द्वारा सत्ता प्राप्त की गई, तो ये आगे इसमें समझिए। तो जो हूण है ये क्या थी, हूण एक बब्बर जाति थी। हूण क्या थी, एक बब्बर जाति थी। बब्बर जाति का मतलब होता है जो खानाबदोश लोग होते हैं, हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, जिनको कोई किसी से क्या मतलब है नहीं, तो बब्बर जाति थी। कहाँ की बब्बर जाति थी, तो ये मध्य एशिया। ठीक है, कहाँ की बब्बर जाति थी, तो ये मध्य एशिया की एक बब्बर जाति थी।
जब ये मध्य एशिया की बब्बर जाति थी तो इसके द्वारा क्या किया गया, इन्होंने यूची जाति को परास्त किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यूची जाति को परास्त किया। यूची जाति को क्या किया, परास्त किया। यूची जाति को परास्त किया। जब यूची जाति को इन्होंने परास्त कर दिया तो फिर उससे क्या हुआ, इन्होंने अपनी जो जगह है, जो अपना जो मूल स्थान था मध्य एशिया का, वो छोड़ के ये लोग क्या बढ़े, आगे बढ़ते गए। और इन्होंने क्या हुई, इनकी दो शाखाएं डिवाइड हो गई। एक शाखा जो थी वो क्या कहलाई, पश्चिमी शाखा कहलाई। क्या कहलाई, एक शाखा पश्चिमी शाखा कहलाई और जो दूसरी शाखा थी वो पूर्वी शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यूची जाति को परास्त किया। यूची जाति को परास्त करने के बाद ये लोग आगे आए तो इनकी जो डिवाइडेशन है वो दो भागों में हो गया। एक शाखा पश्चिमी शाखा कहलाई और जो दूसरी शाखा है वो पूर्वी शाखा कहलाई। अब देखिए, जो पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा में इनका क्या हो गया, डिवाइडेशन हो गया, ये लोग बढ़ जाते हैं। तो जो पूर्वी जो शाखा है वो कहाँ आ जाती है, भारत आ जाती है। ठीक है, तो आपको लिखना है पूर्वी शाखा भारत आ जाती है। अब आप लोग सोचेंगे सर ये पश्चिमी शाखा कहाँ चली गई, तो पश्चिमी शाखा रोम चली गई, रोम की ओर। ठीक है, रोम की ओर चली गई। तो जो पूर्वी शाखा थी ये भारत की ओर आ गई और जो पश्चिमी शाखा थी वो कहाँ चली गई, वो रोम की ओर चली जाती है। और जब ये रोम की ओर चली जाती है तो हुणों का जो पहला आक्रमण हुआ था पूर्वी शाखा का, वो किसके समय हुआ था, वो गुप्त काल में स्कंद गुप्त के समय हुआ था। मैंने बताया था स्कंद गुप्त के समय, स्कंद गुप्त के समय। आप लोग याद रखोगे ना कि हुणों का पहला जो आक्रमण है वो किसके समय हुआ था, तो स्कंद गुप्त के समय पर हुणों का पहला आक्रमण हुआ था। लेकिन वो हार गया था। हुणों का जो नेता था कुशनबाज, वो क्या है, हार गया था। अब देखिए, स्कंद गुप्त के समय हुआ तो इसने इसको क्या बोला, इनको मलेच्छ बोला गया। क्या बोला गया, मलेच्छ बोला गया, मलेच्छ बोला गया। और इनका जो नेता था, हुणों का नेता कुशनबाज को पहले प्रयास में हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो हुणों का नेता कुशनबाज जो था, इसको पहले प्रयास में ही क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको उतारिए ताकि आगे इसके बारे में हम अध्ययन कर सके। ठीक है, चलिए। तो हुण जो थे बब्बर जाति थी। कहाँ की बब्बर जाति, मध्य एशिया की। यहाँ से इन्होंने यूची जाति को परास्त किया और वहाँ जाके इनके क्या हो गया, दो डिवाइडेशन हो गया, पश्चिमी शाखा पूर्वी शाखा में। पूर्वी शाखा भारत आ जाती है और जो पश्चिमी शाखा है ये रोम की ओर चली जाती है। ठीक है, सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था वो गुप्त वंश में स्कंद गुप्त के समय हुआ था और इनको क्या बोला गया, मलेच्छ बोला गया। हुणों का नेतृत्व कुशनबाज के द्वारा किया गया। पहला प्रयास में इन्होंने क्या देखी, हार देखी। क्या देखी इन्होंने, हुणों ने अपने पहले प्रयास में हार देखी। ठीक है, अब देखिए, चलो हार देखी तो हम बात करते हैं तोड़माड़ की। किसकी बात करते हैं, तोड़माड़ की बात करते हैं। अब आप लोग सोचोगे साहब तोड़माड़ कौन आ गया, तो भारत में हुणों की शाखा का संस्थापक इसको माना जाता है। क्या माना जाता है, भारत में हुणों की शाखा का संस्थापक। तो लिख लेना, भारत में हुण वंश का संस्थापक, हुण वंश का संस्थापक। ठीक है, तो भारत में हुण वंश का संस्थापक इसको कहा जाता है। अब देखिए, इसका जो शासन है वो लगभग 500 से लेके और 515 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। तोड़माड़ का जो शासन है वो 500 से लेके और 515 ईस्वी में माना जाता है। और भारत में इसको क्या कहा जाता है,
हूण वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसने हूणादिप की उपाधि जो है वो क्या की थी, धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी, हूणादिप की उपाधि धारण की थी, उपाधि धारण की थी। ठीक है, कौन सी उपाधि धारण की थी, तो हूणादिप की उपाधि जो है वो इसके द्वारा धारण की गई थी। देखो इनके द्वारा सबसे पहले पंजाब के जो कुछ हिस्से थे उन पर अधिकार किया गया और फिर इन्होंने एरण पर अपना अधिकार कर लिया, एरण पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, किस पर अपना अधिकार कर लिया, तो इनके द्वारा एरण पर अपना अधिकार जो है वो कर लिया। बात समझ में आई आपको? तो इनके द्वारा एरण पर अपना अधिकार कर लिया गया। अब जब इन्होंने एरण पर अधिकार कर लिया तो इसके द्वारा अपने जो सिक्के चलाए गए, ठीक है, तो जो सिक्के चलाए गए तो सिक्कों पर सूर्य का अंकन करवाया गया। किसका अंकन करवाया गया, सूर्य का अंकन कराया गया। उसमें जो इसके सिक्के हैं उस पर सूर्य का क्या मिलता है, चित्र मिलता है। किसका चित्र मिलता है, सूर्य का चित्र मिलता है। तोरमाड़ ने हूणों के साम्राज्य को स्थायी बनाने का प्रयास किया। ठीक है, तोरमाड़ ने हूणों के साम्राज्य को स्थायी बनाने का क्या किया था, प्रयास जो है वो किया था। इसने पंजाब के क्षेत्रों के साथ कश्मीर के क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार कायम किया। ठीक है, तो तोरमाड़ ने हूणों को साम्राज्य को स्थायी बनाने का प्रयास किया। इसने पंजाब के क्षेत्रों के साथ कश्मीर के क्षेत्रों को भी अपना अधिकार जो है वो काबिज किया था। उसको फटाक से उतारिए, इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोगों को इसके शासनकाल के बारे में तो अंदाजा लग गया होगा कि 500 से लेके 515 तक इसने क्या किया है, शासन किया है। तो निश्चित ही 15 वर्ष का हमको इसकी जानकारी मिल रही है कि इसने 15 वर्ष शासन किया। इसके अलावा इसने गुजरात के क्षेत्रों पर भी क्या किया था, अधिकार किया था। किन क्षेत्रों पर अधिकार किया था, तो गुजरात के क्षेत्रों पर अधिकार किया, गुजरात के क्षेत्रों पर अधिकार किया। ठीक है, ये लाइन भी बता लीजिए कि गुजरात के क्षेत्रों पर अधिकार किया और इसने सत्य एवं न्यायपूर्ण शासन किया। सत्य एवं न्यायपूर्ण शासन इसके द्वारा किया गया। कैसा शासन इसके द्वारा किया गया, सत्य एवं न्यायपूर्ण शासन जो है वो इसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो मिटा दें तोरमाड़ को 500 से लेके 515। अब इसके बाद अगले शासक के बारे में चर्चा करते हैं। कौन था अगला शासक, मिहिरकुल था। ठीक है, कौन था, मिहिरकुल था। तो मिहिरकुल 515 से लेके और 547 ईस्वी तक क्या करता है, शासन करता है। मिहिरकुल उसने 500 से 515 किया था, तो इसने 515 से लेके और 547 ईस्वी तक क्या किया,
शासन किया। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? मिहिर कुल। चलिए, तो देखिए मिहिर कुल एक शैव धर्म का समर्थक था ये, और इसने बौद्धों के ऊपर बहुत क्रूर जो है वो अत्याचार इसके द्वारा किए गए। इसने ये कहा था कि 5 महाद्वीप जो हैं उन पर भी अगर आपको बौद्ध दिखे तो उसका क्या करो, उसको पूर्ण जो है वो विनाश कर दो, उनको क्या कर दो, समाप्त कर दो। ठीक है, तो इन्हीं विनाश और इसके अत्याचार नीतियों के कारण कल्लड़ जो है, ठीक है, कल्लड़ जो है, कल्लड़ ने इसे क्या कहा है? कल्लड़ ने इसे विनाश का देवता कहा है। कल्लड़ ने इसे विनाश का देवता कहा है। विनाश का क्या कहा है? विनाश का देवता कहा है। किसने कहा है? कल्लड़ ने कहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कल्लड़ के द्वारा इसको विनाश का देवता कहा गया। और इसको जो जैन लेखक हैं, कौन हैं? जो जैन लेखक हैं वो इसको क्या नाम देते हैं? वो इसको दुष्टों में प्रथम बताते हैं। प्रथम बताते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये शैव धर्मावलंबी था। किस विचारधारा का? शैव धर्मावलंबी। शैव विचारधारा को मानने वाला था मिहिर कुल। ठीक है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आर्य मंजू श्री मूल कल्प, मूल कल्प, आर्य मंजू श्री मूल कल्प से यह जानकारी मिलती है कि जो पहला शासक था तोरमाड़, उसके द्वारा अपने जीवित रहते ही उसको क्या दे दी थी? सत्ता दे दी थी। तो आर्य श्री मूल कल्प में यह जानकारी मिलती है कि तोरमाड़ ने इसको अपने समय पर ही सत्ता सौंप दी। जो सत्ता है वो सौंप दी। किसने सौंप दी? तोरमाड़। क्या सौंप दी? आर्य मंजू श्री मूल कल्प से हमको ये क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है, इसने क्या किया था? 1600 स्तूपों को, यहां तो दिख रहा है, नीचे तक नहीं दिख रहा ना? चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो यहां लिख लेते हैं। तो इसने 1600 स्तूपों को तुड़वाया। 1600 स्तूपों को तुड़वाया था और बौद्धों का संहार करवाया। बौद्धों का संहार करवाया। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा था कल्लड़ ने? इसको क्या कहा था? विनाश का देवता कहा था। इसका जो व्यवहार था वो एक प्रकार से बिल्कुल डिफरेंट था और ये हिंसात्मक था। ठीक है, मिहिर कुल को दक्षिण का विजेता भी बताया गया है। दक्षिण का विजेता भी क्या किया गया है? बताया गया है। कहाँ का विजेता? दक्षिण का विजेता भी बताया गया है। लेकिन ये बात क्या है? इतनी सत्य प्रतीत नहीं होती, असत्य प्रतीत होती है, यानी कि इसे आप लोग असयुक्ति बोल सकते हो। तो जल्दी से आप लोग इसको उतारिए। मिहिर कुल 515 से 547। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसको आगे लिखेंगे। चलिए, इसके जो सिक्के हैं, किसके? मिहिर कुल के जो सिक्के हैं, उन सिक्कों पर त्रिशूल और नंदी का अंकन देखने को मिलता है। तो इसके जो सिक्के हैं, लिखना है
मिहिर कुल के सिक्कों पर त्रिशूल एवं नंदी का अंकन देखने को मिलता है। ठीक है, किसका? त्रिशूल और नंदी का अंकन जो है वो देखने को मिलता है। तो उम्मीद है ये जो मिहिर कुल के बारे में बताया है ये आपको समझ आया होगा। इससे बारे का जो लेक्चर, अगला लेक्चर है वो नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।